स्वागत है आप सबका JNU24 क्राइम न्यूज़ में। शुरू करते हैं आज की स्टोरी। आज की स्टोरी क्या है वो भी शुरू करेंगे और ये भी कहना चाहेंगे कि जो लोग हमारे चैनल से नए जुड़े वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आगे इस वीडियो को शेयर कर दें। शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी जो है 2020 की है। कहानी जो है वो 2020 की है। फरवरी का महीना था। कर्नाटक के चिकमगलुरु इलाके में एक जगह है जिसका नाम है कदूर। कदूर इलाके में एक डॉक्टर फैमिली रहा करती थी। इस इलाके में डॉक्टर रेवंत अपनी फैमिली के साथ रहते थे, जो कि एक डेंटल स्पेशलिस्ट थे, दांतों के डॉक्टर थे और काफ़ी अच्छा वहाँ का एरिया था और काफ़ी अच्छे लोग थे। इनका भी जो है बिहेवियर काफ़ी अच्छा था और लोग भी इनसे काफ़ी खुश रहते थे, डॉक्टर रेवंत और इनकी फैमिली से। डॉक्टर रेवंत की फैमिली में इनकी बीवी कविता, जिनकी उम्र 31 साल थी, डॉक्टर रेवंत जिनकी उम्र 35 साल थी। इनके 2 बच्चे थे, एक 10 साल का बच्चा था, लड़का था, और 6 महीने की बेटी थी। बड़े ही अच्छे तरीके से ये अपना जीवन यापन कर रहे थे, बड़े ही खुशहाली के साथ जिंदगी अपना जो ये जी रहे थे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन 17 फरवरी 2020 की शाम को अचानक रेवंत का फ़ोन जो है वो पुलिस के पास जाता है और वो फ़ोन पर रो रो कर ये कह रहे होते हैं कि उनकी बीवी का कत्ल हो गया। यानी कि डॉक्टर रेवंत ने 17 फरवरी को जो है वो पुलिस को कॉल की कि जो उनकी बीवी हैं कविता, उनका जो है वो कत्ल हो गया। वहाँ पर पुलिस पहुँचती है तो देखती है कि जो उनकी बीवी हैं वो फर्श पर गिरी हैं और साइड में जो है वो रेवंत जो है वो रो रहे हैं और सामान जो है, घर का सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है। तो सामान जो है वो बिखरा पड़ा था, ऐसा लग रहा था कि लूटपाट का मामला हो। तो पहले पुलिस वालों को यही लगता कि लूटपाट के इरादे से ये कत्ल हुआ है, क्योंकि उनके घर से कुछ सोना और कुछ पैसे, काफ़ी चीज़ें जो जेवरात वगैरह थे वो गायब थे। फिर उसके बाद पुलिस ने जो है बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और वो तफ्तीश करने लगी। हालांकि माहौल इसकी इजाज़त नहीं दे रहे थे कि डॉक्टर रेवंत से जो है पूछताछ की जाए, लेकिन घर में जो है और कोई कुछ बताने वाला नहीं था कि जिससे पूछताछ की जा सके। 2 बच्चे थे, वो भी छोटे थे, उन्हें कुछ पता नहीं था। तो रेवंत से ही हालांकि पुलिस को पूछना ही पड़ा। तो उन्होंने कहा कि क्या कुछ मामला था, एक बार पूरा डिटेल में बताएं। तो डॉक्टर रेवंत ने कहा कि मैं सुबह जो है रोज की तरह अपने क्लिनिक के लिए निकल चुका था और क्लिनिक के लिए निकला था और शाम को आया तो मैंने देखा कि मेरी बीवी जो है वो फर्श पे पड़ी है और घर में काफ़ी तोड़फोड़ हुई है। मुझे लगता है कि लूटपाट के लिए कोई मेरे घर में दाखिल हुआ और मेरी बीवी अकेली घर में थी और उसने उसे बचने की कोशिश भी की होगी, इसलिए सामान भी कुछ टूटे फूटे हैं और उन्होंने मेरी बीवी का मर्डर किया और फिर जो है यहाँ से भाग गए, लूट-फूट लेके जो भी मेरे पास जो कैश रखे थे दराज में, जो ज्वेलरीज थी, सारी लेकर चले गए। अच्छा, उसके बाद इतना जानने के बाद पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन पे लग जाती है और फिर अगले दिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखकर पुलिस वाले हैरान हो जाते हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये दिखाया गया कि जो है डॉक्टर रेवंत की जो बीवी थी कविता, मरने से पहले उनको 2 इंजेक्शन लगाए गए थे। आखिरकार कोई चोर अगर चोरी करने घुसेगा तो इंजेक्शन लेकर नहीं घुसेगा, अगर उसे किसी को मारना है तो वो डायरेक्ट मार देगा।
पहले इंजेक्शन नहीं लगाएगा और फिर इंजेक्शन लगाने के बाद नहीं मारेगा, इतना तो टाइम उनके पास नहीं होता। फिर उसके बाद जो पुलिस है वो अपनी छानबीन शुरू कर देती है, वहाँ के जो सीसीटीवी फुटेज हैं वो चेक करने लगती है, और एक कैमरा जो है उनके घर के सामने ही लगा हुआ था, उसमें कुछ फुटेज मिलती है। उसमें वो देखते हैं कि घर में सुबह डॉक्टर रेवंत जो है क्लिनिक के लिए निकलते हैं, फिर वो 2 बजे अपने घर वापस जाते हैं, फिर वो निकलते हैं और अपने बच्चे को स्कूल से लेकर वो वापस आते हैं, फिर वो शाम को चले जाते हैं। डॉक्टर रेवंत के अलावा उनके घर में और कोई आ जा नहीं रहा था, और उन बच्चों के अलावा कोई आया नहीं था। तो आखिरकार जब घर में कोई घुसा नहीं, तो आखिरकार ये मर्डर हुआ तो हुआ कैसे? ये गुत्थी जो है वो पुलिस को सुलझानी थी। डॉक्टर रेवंत का यही कहना था कि लूटपाट जो के इरादे से हमारे घर में कोई घुसा है और जिसने मेरी वाइफ का जो है वो मर्डर कर दिया है। उसके बाद जो है पुलिस जो है वो पूरी गहनता से जो है छानबीन करने लगती है, आसपास के सारे फुटेज खंगालती है, और फिर उसके बाद जो रेवंत का बेटा था 10 साल का, उससे अकेले में बात करना चाहती है, और करती भी है पुलिस, क्योंकि वो कोई भी पॉइंट छोड़ना नहीं चाहती। तो रेवंत के बेटे ने जो पुलिस को बताया, उसके बाद पुलिस का दिमाग एक बार फिर जो है वो खटका। उसके बेटे ने कहा कि मैक्सिमम जो है आज तक जब से मेरा एडमिशन हुआ है, मेरे डैड मुझे कभी लेने नहीं आए, मेरी माँ ही मुझे लेने आया करती थी। मुझे ये बात बिल्कुल भी आज अचंभित कर देने वाली थी कि आज मेरे डैड जो है, मेरे पापा जो है वो मुझे स्कूल से लेने क्यों आए। मैंने पूछा भी था कि मम्मी कहाँ है, मम्मा क्यों नहीं आई, तो उन्होंने कहा कि आपकी मम्मा को ज़रूरी काम था इसलिए वो नहीं आई हैं, वो कहीं अपनी फ्रेंड के साथ गई हुई हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, इसलिए शायद मम्मा ने फ़ोन करके पापा को बोला होगा कि भी आज वो मुझे स्कूल से ले लें, क्योंकि वो किसी काम से गई हैं। अदरवाइज ऐसा कभी नहीं करती कि अब तक 5-6 सालों में अब तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो मुझे लेने ना आई हो स्कूल से, मुझे लेने वही आया करती थी। ये बात पुलिस वालों को हजम नहीं हुई कि रेवंत आखिरकार उसी दिन क्यों, जिस दिन कविता का मर्डर हुआ है उसी दिन ही क्यों अपने बच्चे को लेने जाता है, इससे पहले वो कभी नहीं गया। फिर जो है थोड़ा थोड़ा शक रेवंत की तरफ जाता है, क्योंकि घर में रेवंत के सिवाय, डॉक्टर रेवंत के सिवाय और कोई गया नहीं। और फिर उसके बाद बच्चे की गवाही से ये बिल्कुल साफ हो रहा था कि मामला जो है वो क्या है। फिर उसके बाद जो पुलिस ने रेवंत को बुलाया और उन्होंने कुछ सबूत जो है वो रेवंत के सामने रखे और बताया कि आपका बेटा ऐसे बोल रहा है, और ये सबूत जो कि सीसीटीवी फुटेज में है, और इसमें ये दिखा रहा है आपके अकॉर्डिंग उनकी मौत, उनकी डेथ जो है वो शाम को हुई है, लेकिन उन्हें 2 बजे जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें ये बताया जा रहा है कि कविता की मौत 2 बजे हुई है। और आप साफ साफ दिख रहा है कि आप 1:30 बजे के करीब घर में जा रहे हैं और 2 बज के कुछ मिनट पे आप घर से निकल रहे हैं, उसके बाद कोई घर में आया गया नहीं है। और एक और बात हैरान कर देने वाली थी, जैसे कि मैंने कहा कि वो डॉक्टर थे, पेशे से एक डेंटिस्ट थे, दांतों के डॉक्टर थे, तो वो इंजेक्शन जो लगाया था वो किसी सातिर, यानी कि कोई ऐसा कर सकता था जो इसके बारे में ज़्यादा जानकारी रखता हो। फिर उसके बाद डॉक्टर रेवंत ने कहा कि आप क्या कह रहे हैं, मेरी बीवी का मर्डर हुआ है और आप मुझ पे इल्ज़ाम लग रहे हैं, आप ढूंढ नहीं पा रहे हैं, ये वो करके वहाँ से चला आता है। अच्छा, पक्का प्रूफ नहीं था, इसलिए जो है वो पुलिस जो है रेवंत को जाने देती है, वो कहती है इस पे कड़ी नज़र रखी जाए। उसके बाद रेवंत जो है पुलिस स्टेशन से आता है, सारी रात, सुबह जब वो पुलिस स्टेशन से आता है उसके बाद बहुत देर तक वो सोचता है। इस मामले को 5 दिन बीत जाते हैं। 5वें दिन जो है 22 फरवरी को, यानी कि उससे पूछताछ जो है हुई थी वो 21 फरवरी को हुई थी, और 22 फरवरी को
इसी कदूर के इलाके से एक शख्स फ़ोन करता है और कहता है कि यहाँ रेलवे ट्रैक पे, यानी कि रेलवे की पटरी है, रेलवे स्टेशन की पटरी है, वहाँ पर साइड में एक लाश पड़ी है। वहाँ पर पुलिस जाती है तो वहाँ पर लोगों से, खड़े हुए लोगों से पूछताछ करती है कि भी कैसे, क्या आपने देखा कि भी कैसे हुआ ये एक्सीडेंट, क्या हुआ, मतलब हादसा था, क्या था। तो एक शख्स ने कहा कि मैंने देखा कि ये शख्स जो है जानबूझ के ट्रेन के आगे कूदा था। ट्रेन आ रही थी, हॉर्न दिया जा रहा था, अनाउंस भी हो रहा था, लेकिन जैसे इसको पता चला ट्रेन चलने वाली है और आने वाली है, ये ट्रेन के आगे कूद गया, जिससे साफ पता चल रहा था कि डॉक्टर रेवंत जिनकी शिनाख्त हुई, और उस बॉडी की जब शिनाख्त हुई तो पता चला ये डॉक्टर रेवंत है, और वो जानबूझकर जो है ट्रेन के सामने जानबूझकर जो है वो ट्रेन के सामने आए, यानी कूदे, खुदकुशी की उन्होंने जानबूझ की। अब लोगों को ये लगने लग गया, पुलिस को हालांकि पहले पता चल गया था कि क्या कुछ मामला है, क्योंकि पुलिस ने डॉक्टर रेवंत से इस बारे में बातचीत की थी, लेकिन लोगों को, जो पड़ोसी थे, जो रिश्तेदार थे, सबको यही लग रहा था कि डॉक्टर रेवंत अपनी बीवी की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सके। वो उसे इतना प्यार करते थे कि शायद उसके जाने से वो सदमे में थे और उन्होंने खुदकुशी कर ली। लेकिन पुलिस वालों को सच्चाई तो पता थी। फिर पुलिस वालों ने उनकी छानबीन की, जब बॉडी को रेलवे ट्रैक से हटा लेकर आए, एम्बुलेंस में रखा, तो उन्होंने तलाशी ली तो उनके जेब में एक फ़ोन मिला। फ़ोन में, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब किसी की बॉडी वगैरह मिलती है तो उसकी पहले तलाशी ली जाती है कि इसके पास क्या है, किससे हमें जानकारी मिल सके ये बॉडी किसकी है, कहाँ से है शख्स। तो फ़ोन जो मिला था उसके पास से, डॉक्टर रेवंत के पास से, हालांकि वो ट्रेन की वजह से उस पहचान में नहीं आ रही थी, बॉडी पहचान में नहीं आ रही थी, लेकिन फ़ोन की वजह से और कुछ जो चीज़ें थी उससे मतलब पहचान में आ गया कि ये डॉक्टर रेवंत की लाश है। फ़ोन पे जब फ़ोन निकाला तो फ़ोन पे चेक करने लगे कि भाई किससे बात हुई है, क्या बात हुई है। तो लास्ट कॉल जिसकी थी वो एक महिला की थी। एक महिला से लास्ट कॉल डॉक्टर रेवंत की बात हुई थी, जो कि वो महिला बेंगलुरु की थी। यानी कि डॉक्टर रेवंत जो कि कर्नाटक के एक इलाके से रहते थे, कदूर इलाके से, और उनकी लास्ट कॉल बात होती है एक महिला से जिसका नाम हर्षिता सुदर्शन था। हर्षिता सुदर्शन से लास्ट बार उनकी बात होती है। क्या बात होती है उस पर बार बार कॉल पुलिस वालों द्वारा किए जाते हैं। उसी टाइम जब उस पर बार बार कॉल जाने लगती है तो उस पर कोई रिप्लाई नहीं आता। फिर पुलिस वाले सोचते हैं कि कोई नहीं, थोड़ी देर में शायद बैक कॉल आ जाए। पुलिस वाले वेट करते हैं, लेकिन काफ़ी देर तक बैक कॉल भी नहीं आती, यानी कि शाम हो जाती है। उसके बाद पुलिस वाले कहते हैं कि वहाँ पे एक पुलिस की टुकड़ी भेजी जाए। नंबर का ट्रेस करके वहाँ पर पुलिस जब पहुँचती है तो देखती है जिस अपार्टमेंट में, जहाँ पर हर्षिता सुदर्शन रहती थी, वहाँ पहले ही भीड़ लगी हुई थी। पुलिस वहाँ पहुँचती है तो देखती है हर्षिता ने अपने घर के छत से लगे पंखे पर लटक कर खुदकुशी कर ली। उसके बाद उसकी बॉडी को वहाँ से पुलिस उतारती है। वहाँ की भी बेंगलुरु की पुलिस भी वहाँ पर मौजूद थी, वो उतारती है। और साथ में एक वो सुसाइड नोट लिख कर गई थी। सुसाइड नोट लिख कर गई थी। उस पर क्या लिखा था कि मैं अपने पति से बहुत परेशान हूँ, मेरा पति मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करता है, मारता पीटता है, हर चीज़ के लिए टोकता है। मैं अपने पति से दुखी होकर अपनी जीवन को समाप्त कर रही हूँ। तो हर्षिता की शादी जो है जिस शख्स से हुई थी उसका नाम सुदर्शन था। और फिर उसके पति को पुलिस बुलाती है और उससे पूछताछ करती है। तो सुदर्शन कहता है कि मैं उसे इतना परेशान नहीं करता था कि वो खुदकुशी कर ले। हाँ, हमारे बीच लड़ाइयाँ होती थी, मैं उसे टोकता था क्योंकि
मेरी बीबी का किसी गैर मर्द से नाजायज संबंध थे, अवैध रिश्ता चल रहा था उनका। तो मैं इसलिए टोकता था कि सुधर जाओ, क्योंकि हमारी एक बच्ची है, उसका भविष्य देखना है। लेकिन हर्षिता मेरी बातों को नहीं मानती थी। तो जब पुलिस वालों ने पूछा वो शख्स कौन है, तो उस शख्स का नाम सुनकर मामला एकदम क्लियर ही हो गया। उसने बताया कि वो एक डॉक्टर है जिसका नाम डॉक्टर रेवंत है। उसका मेरी बीवी के साथ चक्कर चल रहा था, जिसकी वजह से मैं उसको टोकता था, मना करता था, और उसे ये चीज़ मंजूर नहीं थी। उसके बाद जब कर्नाटक की और बेंगलुरु की, दोनों की, यानी कि कर्नाटक के इलाके की जो कदूर की पुलिस थी और वहाँ बेंगलुरु की, दोनों पुलिस जो है आपस में बातचीत करते हैं ऐसा, और पता करते हैं कि क्या वाकई में जो है कदूर में कोई इस नाम का शख्स है। उन्होंने कहा हाँ है, और हमारी भी पुलिस वहाँ पर पहुँची होगी, और हमें भी जानकारी मिली है कि इनकी लास्ट बार बात हुई थी, इस वजह से हमने भेजा है। और जिस शख्स का नाम बता रहे हैं उसने जो है वो 22 फरवरी को ही ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे दी। 22 को उसने दी थी अपनी जान शाम को, और रात के टाइम हर्षिता ने जो खुद को फांसी लगा ली। जब उसे ये लगा कि बार बार पुलिस के कॉल्स आने लग गए हैं, अब लास्ट बार मेरी उससे बात करना, मेरी और मेरे पति भी जानते हैं कि मेरा उसके साथ रिलेशन है, और बात खुल जाएगी। जब पुलिस उस तक पहुंच गई है तो मुझ तक भी पहुंच जाएगी। फिर उसके बाद उनकी लास्ट कॉल निकाली जाती है कि आखिरकार इनके में ऐसा क्या हुआ, लास्ट में उनसे क्या बात हुई कि इन दोनों ने खुदकुशी कर ली लास्ट बार कॉल पे बात करके। तो उसमें ये निकल कर आता है कि डॉक्टर रेवंत जो है वो ट्रेन मतलब रेलवे स्टेशन से ही हर्षिता को फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि हमारा सच जो है वो बाहर आ चुका है। मैंने अपने पत्नी का मर्डर किया है, कत्ल किया है, ये बात पुलिस वालों को पता चल गई है। अब वो जल्द मुझे ही पकड़ लेगी। मैं नहीं चाहता कि मैं पुलिस स्टेशन जाऊं और लोगों के सामने मैं बेइज्जत हूँ। उसकी वजह से अब मैं अपनी ज़िंदगी समाप्त करता हूँ। इतना कह के उसने ट्रेन के आगे छलांग लगाई थी। और उसके बाद हर्षिता को लगा कि अब अगर पुलिस उस तक पहुंच गई है तो मेरे तक भी पहुंचने में देरी नहीं लगेगी। फिर उसके बाद जो है हर्षिता ने ही, जब कॉल जाने लगे, पुलिस वालों के कॉल जाने लगे, तो हर्षिता ने भी सोचा कि अब मेरा बचना मुमकिन नहीं है, इसलिए उसने भी फांसी लगा ली थी। और शायद यही वजह थी कि शायद कविता को भी डॉक्टर रेवंत और हर्षिता के रिलेशन के बारे में पता चल गया था, और उनके बीच बहस हुई, और उसके बाद जो है ये घटना वो जो है हुई थी। मतलब डॉक्टर रेवंत ने कविता को रास्ते से हटाने का सोचा। अब पुलिस वालों को ये नहीं समझ में आ रहा था कि जो डॉक्टर रेवंत हैं वो कर्नाटक के हैं, और जो हर्षिता है वो बेंगलुरु की है। तो इतना दूर रह के आखिरकार उनमें ऐसा क्या था कि दोनों परिवार, दोनों फैमिली, इधर सुदर्शन दुखी, इधर कविता दुखी। तो पता चलता है, पूछताछ से पता चलता है कि जो हर्षिता थी उसका एक रिश्तेदार जो कि कदूर में रहता था, और वो छुट्टियां बिताने अपने बच्चों के साथ, जब छुट्टियां होती थी तो छुट्टियों के टाइम पे वो वहाँ आया करती थी। और उसी दौरान जो है, छुट्टियों के दौरान जो है उसकी डॉक्टर रेवंत से मुलाकात होती है। फिर उनमें बातचीत होती है, बातचीत जो है वो दोस्ती में बदलती है, और दोस्ती जो है धीरे धीरे वो प्यार में बदल जाती है। और वो जब भी छुट्टियां भी नहीं होती तो भी मैं वो स्कूल की छुट्टी लेकर अपने बच्चे की, हर्षिता जो वो कदूर जाया करती थी अपने उस जो रिश्तेदार था उसके पास, और उसका घर जो है डॉक्टर रेवंत के घर के थोड़ी सी ही दूरी पे था जहाँ पर वो रहती थी। वो हर्षिता जो है वो डॉक्टर रेवंत से प्यार करने लगी, डॉक्टर रेवंत भी हर्षिता से प्यार करने लगी, और ये बात जो है वो कविता को भी पता चल गई थी, और इनके बीच भी लड़ाइयाँ शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से डॉक्टर रेवंत ने सोचा कि क्यों ना जो है हम कविता को रास्ते से हटाएं और फिर अपनी ज़िंदगी हम शुरू कर सकते हैं। और इसीलिए डॉक्टर रेवंत ने पहले कविता को इंजेक्शन लगाया। अब आप सोच रहे होंगे वो इंजेक्शन क्या था। वो इंजेक्शन था, जैसे कि डेंटिस्ट होते हैं तो वो जब डॉक्टर दांतों का ऑपरेशन वगैरह करते हैं या फिर दांत निकालते हैं तो वो एक आपने देखा होगा
टीका लगाते हैं, जिससे क्या होता है, ब्लड जो है वो ज़्यादा नहीं निकलता। तो उन्होंने भी उसके गले के दोनों साइड इसीलिए वो इंजेक्शन लगाया था ताकि खून फैले ना, एक कमरे से दूसरे कमरे में खून ना जाए, ताकि पुलिस वालों को शक ना हो और उनको लगे कि खून जो है मर्डर अभी जल्द ही हुआ है, और जिससे खून का जो ब्लीडिंग थी, जो खून निकलने के होता है वो कम हो जाता है। मतलब जिस रफ्तार से ब्लड निकलता है, अगर कहीं कट जाता है तो उसके अकॉर्डिंग वो उसका चौथाई हिस्सा जो वो निकलता है, मतलब स्लोली स्लोली निकलता है। तो यही वजह थी कि डॉक्टर ने पहले तो कविता के गले पे इंजेक्शन लगाया ताकि जब वो उसे मारे तो खून जो वो फैले ना, ताकि बात जो है वो टाइम से पहले बाहर ना आए। और मारने के बाद वो घर से निकलता है, अपने बच्चे के स्कूल जाता है, बच्चे को वहाँ से लेकर आता है और घर पे छोड़ता है। उसके बाद फिर वो जाता है और हर्षिता से बात करता है, और उसके बाद शाम को आकर फिर वो पुलिस को कॉल करता है। ये था पूरी कहानी आज की, जिसमें हमने बताया कि कैसे क्या हुआ था, कि मर्डर तो एक हुआ था लेकिन मौत जो है वो 3 लोगों की हुई। मतलब एक कत्ल से 3 लोगों की मौत हो चुकी। पहले कविता की, जो कि डॉक्टर रेवंत की वाइफ थी, पत्नी थी, उनका जो है वो खून करते हैं। अगर वो कत्ल ना करते तो शायद उन दोनों का मरना ना पड़ता। हालांकि ये मामला जो है बिल्कुल ही ऐसा था कि इसमें किसी को सज़ा नहीं होनी थी, क्योंकि जो अपराधी थे उन्होंने पहले ही खुद को सज़ा दे दी थी। और जो कविता के दोनों बच्चे थे उनको उनके रिलेटिव के पास छोड़ दिया गया ताकि उनकी परवरिश हो सके। आखिरकार लोग क्यों नहीं सोचते कि उनके पीछे, उनके जाने के बाद उनके बच्चों का क्या होगा। वो प्यार में कहें या किसी तरह से, जिस भी रुख से अगर वो कहीं जा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, एक बार उनको अपनी फैमिली की तरफ, अपनी बच्चों की तरफ ज़रूर देखना चाहिए, ज़रूर सोचना चाहिए, उसके बाद ही कोई कदम उठाना चाहिए। तो ये थी हमारी आज की कहानी। तो इसी के साथ होती है इस कहानी का अंत। और कमेंट सेक्शन में आप कमेंट भी कर सकते हैं कि आपको हमारी कहानी, जो भी हम सुनाते हैं, स्टोरी सुनाते हैं, आपको कैसा लगता है। कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें और हमें लगातार सपोर्ट भी करें, और फिर जुड़ेंगे एक नई स्टोरी के साथ। धन्यवाद।